Good morning, friends. And today we are going to discuss regarding PGBP because, as you know, tomorrow there is exam of डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पीजीबीपी है जो कि अराउंड 40 नंबर्स होल्ड करता है। इस पूरे पीजीबीपी चैप्टर का पूरा कंसेप्ट मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है ये आपको क्लियर कर देता हूँ विद इन ए स्पैन ऑफ अराउंड 20 to 25 मिनट्स बिकॉज जिस तरह के पेपर्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, जिस तरह के पेपर्स आ रहे हैं तो विदाउट इससे ये एक्सपेक्ट करना कि किताब से या स्टडी मटेरियल से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये बहुत टफ है। इसी कारण से मैं आपको सारा कंसेप्ट से एक जिस्ट में लिखा देना चाहता हूँ, जिससे क्या होगा कि अगर लास्ट मोमेंट पे भी आप ब्रशअप करके जाते हैं और एक बार पीजीबीपी चैप्टर के वो कंसेप्ट देख लेते हैं तो और दिमाग को ठंडे रख के अगर आप एग्ज़ाम में ट्राई करते हैं तो शायद आपका समझ बन जाए। और एमसीक्यू और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप बेनिफिटेड होंगे अराउंड 30 to 35 मार्क्स का, ये तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के क्यों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पीजीबीपी। पीजीबीपी में अभी पहले सबसे फर्स्ट में सेक्शन 28 हम पढ़ेंगे। सेक्शन 28 मतलब, अच्छा और एक चीज़, ये जो सारे नोट्स हैं ये सारे नोट्स का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मल सा बस 12-15 पेज के नोट्स हैं और आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसका फ़ोटोकॉपी कल कर लीजिएगा तो आपको क्या है कि इजीली आप इसको एग्ज़ाम के जाने के पहले आप चेक कर लेंगे तो आपको इजीली ब्रशअप हो जाएगा बस। सो ये पीजीबीपी चैप्टर का मतलब होगा प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये इनकम के 5 हेड में से एक हेड ये है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेड है। तो इसका स्टार्टिंग होता है सेक्शन 28 से, जिस मीन्स बेसिस ऑफ चार्ज। इसमें कौन कौन से इनकम होते हैं, इनका कौन कौन से इनकम है जो कि यहाँ चार्ज होते हैं। फर्स्ट में है कि इफ़ इनकम अर्न फ्रॉम इवन वन डे फॉर एनी बिजनेस और प्रोफेशन देन दैट इनकम विल बी रिलेवेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर अंडर हेड पीजीबीपी। अगर ये कहना चाह रहा है कि अगर साल में हमने एक दिन भी कोई इनकम किया है बिजनेस और प्रोफेशन से, वो इनकम किस में काउंट होगा, पीजीबीपी के अंदर में काउंट होगा ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर। सेकेंड, एक्सपोर्ट इंसेंटिव। अगर हम किसी को एक्सपोर्ट इंसेंटिव देते हैं लाइक कैश असिस्टेंस, सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, अदर बेनिफिट्स अवेल्ड ऑन परचेज ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे गुड्स के जब कोई अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होता है या कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, वहाँ पे अगर कोई गुड्स हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारी बेनिफिट्स हमें मिलती हैं। उस सारी बेनिफिट्स को हम ऑलरेडी जब अवेल कर लेते हैं तो वैसे इंसेंटिव्स को हमारी कंपनी जो है डायरेक्शन में अलाउ नहीं करती है पीजीबीपी काउंट करते टाइम, और सिर्फ पीजीबीपी के इनकम के तौर पे ट्रीट किया जाता है। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट। थर्ड है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन विल बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर पीजीबीपी। कोई भी तरह का, अगर सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर विराट कोहली को कोई ऑडी कंपनी के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं और ऑडी कंपनी का अगर वो फीस के साथ साथ अदरवाइज़ अगर वो गिफ्ट भी कोई अगर ऑडी उनको देता है कोई कार, तो वो गिफ्ट उनका बिजनेस इनकम माना जाएगा। देन फोर्थ is interest, salary, bonus, commission, remuneration received by a partner of a firm except profit distributed because the firm has already paid tax on प्रॉफिट टू गवर्नमेंट। इट मीन्स कि कोई भी इंटरेस्ट हो या सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन, रेमुनेशन हो, अगर कोई पार्टनर फर्म का रिसीव करता है तो वो एक बिजनेस इनकम माना जाता है। बिकॉज अदरवाइज़ क्या होगा, एक पार्टनरशिप में मान लीजिए मैं और एक पर्सन पार्टनर हैं और हम लोगों ने अपनी सैलरी को ज़्यादा करके दिखा दिया कि पीजीबीपी में एक्चुअली फंडा क्या है कि जितने हम एक्सपेंस उसको शो करेंगे डेबिट में उतना हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। जितना प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा तो हम लोगों को टैक्स उतना कम देना पड़ेगा। इसीलिए अगर एज ए पार्टनर मैं खुद ही अपना सैलरी का इन्फ्लेट करके उसमें दिखा देता हूँ, वो तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। डैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ नॉट अलाउइंग टू डू सो इसीलिए एक्सेप्ट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है और अगर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो गवर्नमेंट उस चीज़ में कोई डिनाई नहीं करती, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर ऑलरेडी हम लोग टैक्स गवर्नमेंट को पे कर चुके होते हैं। ओनली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इज अलाउड। अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनेशन रिसीव्ड बाय ए पार्टनर इज नॉट अलाउड। मतलब वो हम मतलब डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं है, इनकम वो ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नॉन कंपटीशन फीस फॉर नॉट कैरिंग out any activities related to any business or for not sharing know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee, commercial right. It means कि अगर किसी तरह का फीस हमें मिलता है, हमारे पास में कोई एक यूनिक नो-हाउ है, कोई पेटेंट हमने लिया है कि हमारे मतलब कोई प्रोडक्शन का या मैन्युफैक्चरिंग का, और जैसे फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स है तो मैकडोनल्ड्स अगर का जिस तरह से बर्गर वगैरह बनाती है और अगर
उस तरह का कोई उसे नॉन कंपटीशन फ़ीस अगर वो उसको हम पे करते हैं कि भाई मैकडोनल्ड अगर पे करती है कि भाई देखो इस तरह का फ़ीस हम तुमको पे करें और तुम इस तरह का बर्गर वगैरह नहीं बना सकते अपार्ट फ्रॉम दिस, तो उस तरह का नॉन कंपटीशन फ़ीस भी अगर मिलता है तो वो बिज़नेस का इनकम ही ट्रीट किया जाएगा। देन है एनी सम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर एम्प्लॉयर अगर कोई कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है अपने एम्प्लॉय का, तो वो एम्प्लॉय के सैलरी के हेड में चार्जेबल है, उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है एज फार एज एम्प्लॉयर इज़ कंसर्न, राइट। अच्छा, वही कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मैच्योरिटी में मिलती है लीगल हायर को, सपोज डेथ हो जाती है बंदे की और उसके लीगल हायर को मिलता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, ठीक है। किसके हेड पे टैक्सेबल है? लीगल हायर के हेड पे टैक्सेबल है। उसी तरह अगर कोई मैच्योरिटी एम्प्लॉयर मैच्योरिटी पे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर एम्प्लॉयर को ही मिल जाता है वापस, तो उस केस में वो पीजीपी इनकम एम्प्लॉयर का माना जाता है, ठीक है। देन इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटरी ट्रांजेक्शन, जहाँ वेयर ट्रांजेक्शन सेटल्ड विदाउट फिजिकल डिलीवरी, वैसे ट्रांजेक्शन को हम स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन कहते हैं। और वो इनकम अगर ऐसे कोई स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन से अगर जनरेट होता है तो वो सारा इनकम भी पीजीपी का इनकम माना जाता है। इनकम रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन और टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक पीजेपी का इनकम ही है। देन बिजनेस एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज ट्रीटेड एज सेल एंड इट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम विच विल बी इक्विवेलेंट टू द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। इट मीन्स कि मान लीजिए मेरी ज्वेलरी की शॉप है और मैं क्या करता हूँ कि अपनी वाइफ को सपोज़ मैंने एक ज्वेलरी उसमें से निकाल के अपने शॉप से गिफ्ट कर दिया, तो वो मुझे एज ए काइंड ऑफ कन्वर्ट करना पड़ेगा, एज ए सेल में मुझे दिखाना पड़ेगा अपने बिजनेस में, और वो मेरी बिजनेस की इनकम है। और वो जो सेल दिखाना पड़ेगा, ये नहीं कि मैंने उसको ओवर वैल्यू करके इन्फ्लेट करके दिखा दे, उस चीज़ उस अमाउंट को मुझे जो फेयर मार्केट वैल्यू पे अगर किसी नॉर्मल कस्टमर को सेल करते हैं उसी सेल पे दिखाना पड़ेगा और वो मेरी बिजनेस का इनकम माना जाएगा, ठीक है। देन देन सम सर्टेन नोट्स आर देयर, वो नोट्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल capital receipts are not part of pgb income, rather than it is part of income from capital gains, like एसेट सोल्ड, कोई एसेट सोल्ड करते हैं वैसा कोई इनकम होता है, तो वो पीजीपी का पार्ट नहीं है, वो कैपिटल गेन का पार्ट है। सेकेंडली कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड एज डिडक्शन बट येस डिप्रिसिएशन कैन बी अलाउड। कोई भी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कोई मशीनरी प्लांट खरीदते हैं, तो उसका सारा एक्सपेंसेस हम पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक बार में डेबिट नहीं कर सकते हैं, हमें उसका डिप्रिसिएशन हम बेशक हम चार्ज कर सकते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन जिन के ऊपर में हम डायरेक्टली पूरे का पूरा अमाउंट ही हम पीएनएल में ये वन टाइम में 100% हम डेबिट कर सकते हैं और एज ए इसको एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं, बट वो हम आएंगे, ठीक है। बट जनरली इन जनरल टर्म्स में क्या है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएनएल में वो नहीं दिखाते हैं, ठीक है। नॉट अलाउड एज डिडक्शन, डिप्रिसिएशन अलाउड है। देन बिजनेस कमेंस एज सुन एज इट इज सेटअप, इट मीन्स कि बिजनेस जब से शुरू हो गया, जिस दिन पहला बिल कट गया उस दिन से हम मान लेते हैं कि हाँ बिजनेस सेटअप हो गया, ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के तौर पे। उसके बाद हम आएंगे सेक्शन 29, अभी हमने सेक्शन 28 किया, देन सेक्शन 29। सेक्शन 29 कुछ नहीं है, ये एक जिस्ट है जिसमें कि टोटल सेक्शन 30 to 43D में कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड किए गए हैं पीएल में हमारे डेबिट करने के लिए, और कितना उसका एक्सेप्शन है क्या है, वो सारे का डिटेलिंग सेक्शन 29 में लिखा हुआ है। सो इट इज़ बिटवीन फॉर सेक्शन 30 to 43D। नाउ एक एक करके हम सेक्शन 30 से लेके 43D तक स्टडी करेंगे। सो अब हम शुरू करें कि एक्सपेंसेस अलाउड टू डेबिट इन पीएल, कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ हो सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन 30 में क्या कहते हैं? रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग्स। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी रेंट दे रहे हैं, रिपेयर करा रहे हैं, इंश्योरेंस करा रहे हैं कोई बिल्डिंग का, और अगर बिल्डिंग का दो काइंड है, एक या तो हम ओनर खुद हैं बिल्डिंग के और या तो हम टेनेंट है, हम खुद भाड़े पे रहते हैं या भाड़े पे हम ऑफिस स्पेस लेके बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर भाड़े पे ऑफिस लेके स्पेस लेके बिजनेस कर रहे हैं और उस टाइम पे जितना भी रेंट है, करंट रिपेयर्स है, म्यूनसिपल टैक्स, इंश्योरेंस अगर पे करते हैं, तो वो गवर्नमेंट हमें अपने पीएल में डेबिट करने के लिए अलाउ करती है, एक्सपेंस दिखाने के लिए अलाउ करती है। देखिए फंडा ये समझिए कि हमारा यहाँ टारगेट एज ए बिजनेसमैन क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस जो है हम डेबिट कर सकें पीएल में। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस डेबिट करेंगे, हमारा प्रॉफिट उतना लेस हो जाएगा, जितना प्रॉफिट लेस होगा हमारे को टैक्स कम
देना पड़ेगा। सो ऑलवेज बिजनेसमैन ये ट्राई करता है, या एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप मान लीजिए, या कॉस्ट अकाउंटेंट किसी बिजनेस फर्म को आप अगर सजेस्ट करते हो कि कैसे करके हम बैलेंस शीट का बनाएं या कुछ भी, तो वो लोग ऑलवेज ये ट्राई करते हैं कि किस तरह से एक्सपेंस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम दे सकें ताकि एक टैक्सेस कम हो। ठीक है, तो अगर हम टीनेंट हैं, भाड़े पे रहते हैं, और अगर रेंट, रिपेयर्स और म्यूनसिपल टैक्स और इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो हमें वो अलाउड है। बट अगर हम ओनर हैं, तो ओनर अगर हैं और अगर बिल्डिंग का खुद का रिपेयर करा रहे हैं, टैक्सेस इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, ठीक है, सो एज ए ओनर में हमें खाली रिपेयर और टैक्सेस इंश्योरेंस होगा, क्योंकि आप खुद ही ओनर है, खुद अपना बिल्डिंग में रहते हैं और उसको रेंट थोड़ी दिखा सकते हैं। सो इसलिए गवर्नमेंट बोलता है कि भाई अगर खुद बिल्डिंग में तुम अपना बिजनेस कर रहे हो कोई बात नहीं, उसका रिपेयर्स पे छूट दे देंगे, वो तुम दिखा देना खर्चे के तौर पे, टैक्सेस दिखा देना, इंश्योरेंस दिखा देना, डिप्रिशिएशन तक भी दिखा देना, मगर उसका रेंट तुम दिखाओगे वो गलत बात हो जाएगा, ठीक है, वो फॉल्स चीज़ हो जाएगी, तो उस पर हम छूट नहीं देंगे। अगर तुम भाड़े पे रहते हो देते हैं। उसका सेकंड सेक्शन 31 डिडक्शन रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एट्सेट्रा। उसमें अगर मान लीजिए हम अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है, उस पर अगर हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो हमें अलाउड होगा। ठीक है, अगर वो भाड़े पे है, इफ़ ऑन हायर, अगर वो हायर पे है तो येस इट इज़ अलाउड फॉर deduction, means it is allowed to show in the debit side of profit and loss account. And if owner of plant and machinery furniture, then you can claim depreciation. और अगर हम उस प्लांट एंड मशीनरी हमने अपने पास से लगा के अपने बिजनेस में लगा दिया, कई दफ़ा होता है हमने बिजनेस शुरू किया, अपना ही प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर छोटा मोटा हमने टेबल चेयर कुर्सी वगैरह हमने वहाँ पे लगा दिया, तो उस केस में उसका कॉस्ट तो हमें पूरे का पूरा डेबिट नहीं दिखा सकते हम पीएल में, बट हाँ यस उसका डिप्रिशिएशन हम डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं, इतना गवर्नमेंट हमें देता है अगर हम ओनर हैं उस एसेट के। तो ओनर नहीं है, भाड़े पे लाया, तब तो पूरा आप उसका हायर चार्जेस दिखा सकते हो। सेक्शन 36, सेक्शन 36 में एक्सपेंस कौन सा अलाउड है? स्टॉक इंक्लूडिंग लाइफ स्टॉक, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोवाइडेड नॉट पेड इन कैश। ये अगर हमने किसी का मेडिकल इंश्योरेंस कराया है अपने एम्प्लॉई का, ठीक है ना, जो कि अगर कैश में पेड नहीं होना चाहिए, हालांकि कंडीशन ये है, तो वो वाला खर्चा भी हम एक्सपेंसेस अलाउड है वो दिखा सकते हैं पीएल में। ठीक है, एनी काइंड ऑफ लाइव स्टॉक, भेड़ बकरी जो भी है वैसे स्टॉक भी अगर हमारे पास में, तो उसका एक्सपेंसेस भी हम इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, देन बोनस, देन दूसरा पार्ट हो गया बोनस। बोनस कमीशन पेड टू एम्प्लॉयज़ बट नॉट एज डिविडेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल ये ER स्टैंड फॉर एम्प्लॉयर एंड ये एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉई को बोनस देता है, ठीक है, सपोज बोनस किसका पार्ट होता है, मगर बोनस का दो फॉर्म होता है, एक तो होता है चार्जेबल बोनस जो कि कंपलसरी चार्ज है, जो कि पहले से ही बात हो रहा होता है कि भाई हम तुम्हारे को इतना बोनस देंगे, वैसे बोनस अगर हम देते हैं तो वो अलाउड है। और अगर हम उसको परसेंटेज ऑफ शेयर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि नेट प्रॉफिट का 4% ले लेना, तो वो नॉट अलाउड है। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एज डिविडेंड, और जो कि पहले से कमिट नहीं था हम देंगे, जो कि एक्रू हो रहा है बाद में होगा, ड्यू है, वैसे कोई बोनस अलाउ नहीं होता है, नहीं दिखा सकते। बट येस अगर बोनस अगर हम 1 लाख रुपए देते हैं, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1 लाख दे रहे हैं और ये कंपलसरी चार्ज है जो कि पहले से कम्युनिकेट हो रखा था, तो वो अलाउड है सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, डेट इज़ अलाउड ओनली व्हेन पेड इन एक्चुअल। और वो भी तब अलाउ है जब हम उसको एक्चुअल में पे करेंगे, ये नहीं कि हमने बात करा कि हम देंगे और हमने दिया नहीं, तो वो अलाउ नहीं होता है। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन इफ़ पेड बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट, देन डिडक्शन इज अलाउड। अगर हम कोई इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हैं, येस प्रोवाइडेड फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक होना चाहिए, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC। अच्छा, मैं और एक बार बता रहा हूँ, ये सारा आपको अगर ये थोड़ा शिवर कर रहा है, अगर हिल रहा है, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा था, तो क्या अगर कोई आप टेंशन ना लें, क्योंकि सारा ये जो PDF है मैंने उसमें दे दिया है, आप आराम से प्रिंट लेके उसको जब भी मैं बता रहा हूँ उसको आप देखोगे ना, तो आपका खुद ही वो रिवाइज हो जाएगा, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स आपको डाउनलोड में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, सो हम ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है कोई शेड्यूल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC से, और अगर इफ़ वो हमने अगर रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले अगर पे कर दिया, देन डिडक्शन अलाउड है। ठीक है, अच्छा, ये लोन मगर एसेट खरीदने के लिए होना चाहिए, और उसका एक अगर हम उसको रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले अगर नहीं पे करेंगे उस लोन को बैंक को, देन वी कांट शो इट एज ए एक्सपेंस। ओके, जो हमने पे ही नहीं करा उसको हम एक्सपेंस कैसे दिखा देंगे, राइट। सो इसका कंसेप्ट क्या है, फॉर एग्जांपल हमने लोन लिया है आपका 1 मई 2020 को, ठीक है, और एसेट पुट टू यूज़ हुआ है 1 जुलाई को, ठीक है ना, 2 महीने बाद। और उसके बाद फिर अगर मान लीजिए हमने एसेट खरीदा, तो ये जो पहला जो 2 महीना है ना, इस 2 महीने का इंटरेस्ट जब से हमने एसेट पुट टू यूज़ नहीं किया है, तो ये 2 महीने का जो कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम मशीन खरीदते हैं 10 लाख में 12% में, ठीक है,
तो ये 12% पर एनम साल का इंटरेस्ट है, तो ये 2 महीने का जो इंटरेस्ट आएगा ना, ठीक है, ये 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा। सपोज़ आपका फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मशीन 10 लाख में लिया, 12% पर एनम के हिसाब से, तो ये जो 20,000 रुपये है, ये 20,000 क्या होगा, ये 20,000 कैपिटलाइज हो जाएगा उस साल को। उस फाइनेंशियल ईयर के केस में क्या होगा, ये 20,000 ये 10 लाख में ऐड होके 10,20,000 बन जाएगा, ठीक है ना। जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उस टाइम पे उसका जो वैल्यू है वो 10,20,000 ट्रीट किया जाएगा, और उसके ऊपर डिप्रिसिएशन का रेट चार्ज होगा, जो भी ब्लॉक का रेट होता है उस हिसाब से। अच्छा, और जब से पुट टू यूज़ में आ जाएगा, अब 1 जुलाई से लेकर रेस्ट ऑफ द ईयर क्या होगा, जितना हमने इंटरेस्ट पे किया है बैंक को, ठीक है, लोन के तौर पे, वो इंटरेस्ट का डिडक्शन हमें मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैलेंस का कितना हो गया, 90,000 रुपये, 90,000 हम पीएल में डेबिट कर सकते हैं, इतना हमें पीएल में डेबिट करने को अलाउ हो गया, ठीक है। और इसका जो 10 लाख प्लस 20,000 का इंटरेस्ट, जो ये जब तक पुट टू यूज़ हुआ था उस टाइम का जो इंटरेस्ट है, वो वाला इंटरेस्ट हम क्या कर सकते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, वो भी पीएल के डेबिट में डिप्रिसिएशन के तौर पे अलाउ होगा। बट ऑल टुगेदर देखा जाएगा, ये नहीं कि 20,000 उठा के डिप्रिसिएशन डाल दिया। 10,20,000 वैल्यू हो गया एसेट का, उसके ऊपर जितना भी डिप्रिसिएशन का रेट है, अगर प्लांट एंड मशीनरी है, अगर उसका 15% रेट है, तो 15% के हिसाब से हम उसको पीएल में डिप्रिसिएशन डेबिट करेंगे। अच्छा, नाउ कम्स टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। recognized PF, approved superannuity fund, okay, then gratuity, then notified pension fund। नोटिफाइड पेंशन स्कीम में मैक्सिमम 10% सैलरी दे सकता है एम्प्लॉयर, अपने कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने एम्प्लॉय को, और उसमें सैलरी के लिए बेसिक डी और कमीशन ऑन टर्नओवर वाला पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो दिस आर अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 43B इफ़ पेड अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट। कंडीशन ये है, अगर एम्प्लॉयर इस चारों में से कोई भी पेमेंट अगर पे कर रहा है, रिकॉग्नाइज्ड पीएफ, सुपरएनुएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड, वो सारा पेमेंट वो दिखा सकता है अपने पीएल के डेबिट में, अगर वो रिटर्न फाइलिंग डेट तक अगर वो उसका भुगतान पेड कर देता है गवर्नमेंट को। अदरवाइज़ वो रिटर्न फाइलिंग डेट तक नहीं दिखाएगा तो फिर वो अलाउ नहीं है। अच्छा, सेकेंडली, अगर एम्प्लॉयर अगर सैलरी दे रहा है, क्योंकि आपको पता होगा जैसे पीएफ में 2 पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर 10,000 की सैलरी है और उसका 12% अगर पीएफ अगर मान लीजिए 1,200 आ रहा है, तो वैसे 1,200 एक तो एम्प्लॉयर ये देता है, और एक तो एम्प्लॉय के सैलरी से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन काट के वो भी उसको काट के इसको पे करता है, दोनों ही पैसा जमा करवाता है एम्प्लॉयर, ठीक है। तो जो पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 1,200 रुपये, वो 1,200 तो उसको रिटर्न फाइलिंग डेट तक जमा कर देना है, ठीक है। और जो 1,200 उसने एम्प्लॉय की सैलरी से काट के उसको पे किया, फॉर एग्जांपल 1 लाख की सैलरी में 10,000 का पीएफ काट लिया और 90,000 हमने दिखाया पेमेंट, हम अगर हमने पीएल में डेबिट कितना किया, सैलरी 1 लाख, तो ये 1 लाख हम तभी डेबिट कर पाएंगे पीएल में जब ये जो 10,000 हमने पीएफ का काटा है, वो पीएफ हम पीएफ का ड्यू डेट जो नॉर्म्स के हिसाब से है, पीएफ एक्ट के हिसाब से, अगर तब तक हम जमा कर देते हैं, तब तो वी कैन शो 1 लाख एज डेबिट। अदरवाइज we have to show 90,000 as salary given to employee under expense in profit and loss account. Then bad debt. Now bad debt fully written off from books ऑफ अकाउंट इज़ अलाउड। अगर हमने कोई बैड डेट दिखाया कि भाई हमारे को इस कस्टमर से 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा, तो एकदम बैड डेट को राइट ऑफ कर दिया, बुक्स में हटा दिया। राइट ऑफ मतलब वो हमारा डेटर्स से हट गया, उसको हमने ऑलरेडी एक एक्सपेंस के तौर पे दिखा दिया पीएनएल में, क्योंकि उसके पहले तक वो बैलेंस शीट में था। तो जैसे ही हमने अगर उसको पीएनएल में दिखा दिया, खर्चा दिखा दिया, तब तो वो अलाउ हो जाएगा। बट अगर हम उसका प्रोविज़न बना के रखेंगे तो प्रोविज़न इज़ नॉट अलाउड फॉर एक्सपेंस, बिकॉज वो प्रोविज़न है, वो आज ना कल कभी प्रोविज़न है, वो आज ना कल कभी आ सकता है। अगर आज हम उस पर डिडक्शन दे देंगे, कल की डेट में आ जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे, राइट। तो इसलिए प्रोविज़न फॉर बैड डेट नॉट अलाउड है। उसी तरह अगर मान लीजिए बैड डेट हमने राइट ऑफ कर दिया था, ठीक है ना, हमको लगा कि ये डेटर पैसा मार देगा, 1 लाख रुपए हमने उसका अलाउड कर दिया और राइट ऑफ कर दिया, तो हमने इनकम टैक्स में भी दिखा दिया कि भाई ये तो मेरा पैसा खर्चा हो गया है, तो मेरे को आप छूट दे दो। बाद में सपोज भूले बैठ के केस वेस लीगल वीगल कर मान लीजिए वो पैसा वो दे देता है आपको, ठीक है। तो बैड डेट अगर रिकवर हो जाता है, इन डैट केस इनकम जिस साल में रिकवरी हुआ है ना, उस साल में हम इनकम दिखाएंगे। हम तो वापस उसको बैड डेट तो दिखा नहीं सकते पीएल में, पीएल तो फाइनल हो गया। इसलिए हम जिस साल रिकवरी हो गया 2 साल बाद सपोज, तो उस 2 साल बाद हम उस साल का इनकम में ट्रीट कर लेंगे। इनकम में ट्रीट कर लेंगे तो भी एक ही बात है ना, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का तो फंडा क्लियर हो ही गया, उसका तो फ़ायदा हो ही गया। उसने क्या करा, मैं उस बिज़नेस पे इनकम दिखा दिया, तो भाई उसको टैक्स तो अब ज़्यादा देना पड़ेगा। सो या तो आप इनकम दिखा दो, इनकम टैक्स का ऑलवेज टारगेट ये रहता है कि भाई पीएनएल में जितना से जितना क्रेडिट कर सके ताकि प्रॉफिट बढ़ सके। और एक बिजनेस हाउस का क्या टारगेट होता है कि पीएल में जितना से ज़्यादा डेबिट कर सके ताकि प्रॉफिट कम हो सके, राइट।
तो ये था। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट देखेंगे कि ये फैमिली एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू एसएससी एज फॉलोज: रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फुल्ली अलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 इंस्टॉलमेंट। अगर फैमिली एक्सपेंडिचर पे अगर कोई कंपनी खर्चा करती है और वो फुली तरह से अलाउड होता है, एक्सपेंस दिखा सकते हैं पीएल में, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कर रही है तो वो 5 इंस्टॉलमेंट में दिखाएंगे। इफ़ सफिशिएंट प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल देन रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर शैल बी डिडक्टेड द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। ठीक है, वो उसका मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी का प्रॉफिट है अभी 1 लाख रुपीज़, ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फैमिली प्लानिंग में हुआ है 40,000, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने करा है फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए। ठीक है, तो हम 6 लाख रुपए को 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1,20,000। अब हमारा प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? 1 ही लाख है। तो सबसे फर्स्ट में क्या होगा, फैमिली प्लानिंग का जो रेवेन्यू कैपिटल है टोटल 1 लाख सेट हो गया, प्रॉफिट है 1 लाख, तो डिडक्शन इज अलाउड एज अंडर एज टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख ओनली, राइट। सो बैलेंस 60,000 क्या करेंगे? डेट इज़ अनअब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। और ये जो बैलेंस 60,000 रह गया जो कि उस साल पीएल में नहीं दिखा पाए, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर फॉर एडजस्टमेंट फॉर अनलिमिटेड टाइम। ठीक है, अगले साल भी प्रॉफिट मान लीजिए 20,000 होता है तो 20,000 एडजस्ट करके फिर 40,000 को फिर नेक्स्ट ईयर फॉर कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, इस तरह से। अच्छा, देन 7th है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये अलाउड इफ़ पेड इन रिलेशन टू बिजनेस। सपोज मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका फ्रेंचाइजी, मतलब जो कि मान लीजिए शेर खान या एंजल ब्रोकिंग या रेलिगेयर सिक्योरिटीज़ है, जो कि ऐसे शेयर ब्रोकिंग फर्म है, और जिनका कस्टमर के लिए जब वो ब्रोकिंग करती हैं तो बहुत दफ़ा उनको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ता है। सो उनके लिए वो बिज़नेस का खर्चा है, सो वो बिज़नेस में वो पीएल में डेबिट करके दिखा सकते हैं। Section 37 general deduction: if expense not covered under section 30 to 36, such expense allowed under section 37 subject to following condition: नेचर ऑफ एक्सपेंस रेवेन्यू होना चाहिए और पर्पस होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस। अगर मान लीजिए जनरल डिडक्शन है, मान लीजिए बहुत सारे एक्सपेंसेस में कवर नहीं होते हैं, तो अगर कोई ऐसा एक्सपेंस जो कि रेवेन्यू नेचर का है और जो कि पूरे बिजनेस पर्पज से खर्चा किया गया, बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, प्रिंटिंग स्टेशन ये वो, तो सारा तो इसमें लिस्ट आउट कर नहीं सकते। ठीक है, तो वो सारा एक्सपेंस भी आप दिखा सकते हैं जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, अगर बशर्ते वो होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए किया गया हो और एक रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, नोट्स में क्या लिखा हुआ है? एडवर्टीजमेंट इन ब्रोशर, टैक्ट, पैम्फलेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नॉट अलाउड। कोई पॉलिटिकल पार्टी में अगर हम मान लीजिए एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा करते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें बोलती है भाई मेरे लिए एडवर्टीजमेंट कर दो, क्योंकि अक्सर बिजनेस हाउसेस को ये फेस करना पड़ता है, ठीक है ना, दबाव में आके, तो फिर वो नॉट अलाउड है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट इन ब्रोशर, टैक्ट, पैम्फलेट ऑफ ट्रस्ट के लिए अगर हम करते हैं, सिंस वो ट्रस्ट एक समाज सेवा टाइप का होता है, तो गवर्नमेंट उसके लिए अलाउ कर देती है। ठीक है, उसी तरह पेनाल्टी फॉर इन्फ्रिजमेंट ऑफ लॉ डिज अलाउड। ठीक है, सपोज मान लीजिए हमने जीएसटी का टैक्स था, ये पेनाल्टी हुई, जीएसटी का टैक्स के लिए हमने पेनाल्टी दिया। सपोज मान लीजिए हमें टैक्स जमा कराना था, हमने टैक्स इवेट कर दिया और हमने बाद में उसके लिए पेनाल्टी दिया, तो वो पेनाल्टी को हम अपना पीएल में डेबिट नहीं दिखा सकते, डेट इज नॉट अलाउड फॉर बिजनेस एक्सपेंस। ओके, बट पेनाल्टी फॉर अदर पर्पस ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हमने करा कि भाई मैं तुमको ये माल डिलीवरी कर दूंगा इस दिन तक, और डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा ना अगर ये डिलीवरी, तो भाई तुम मेरे से 10,000 रुपये ले लेना, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है। तो वो 10,000 का जो अगर मुझे को अगर देना पड़ा, अगर मैं मटेरियल के डिलीवरी टाइम पे नहीं कर पाया और मुझे 10,000 रुपये कस्टमर को पे करना पड़ा, इन डैट केस येस दैट एक्सपेंस विल बी अलाउड। इनकम टैक्स हो गया ऑन और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स इज डिसअलाउड। वेल्थ टैक्स अब रहा भी नहीं, ठीक है ना। और उसी तरह जीएसटी, एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी आर अलाउड। इनकम टैक्स डिसअलाउड है, इनकम टैक्स में हम नहीं दिखा सकते हैं पीएल में, बट हाँ जीएसटी, एक्साइज, कस्टम जितने भी, फॉर एग्जांपल अब मुद्दे की बात यह है कि कोई भी डायरेक्ट टैक्स अगर हम है, डायरेक्ट टैक्स को हम डिसअलाउड करते हैं, और अगर कुछ भी इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में जीएसटी, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा, तो वो हम अलाउड हो जाता है, पीएल में हम डेबिट दिखा सकते हैं, राइट। देन उसके बाद सेक्शन 35 इज़ अलाउड एज डिडक्शन। ये डिडक्शन के लिए अलाउड है, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। 4 सेक्शन है, 35 CCA, 35 CCC, 35 CCD, 35 DDA। अगर कोई रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम अगर खर्च कर रहे हैं, या एक्सपेंशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कर रहे हैं, या एक्सपेंशन ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या VRS स्कीम पे, तो वो हमारे को डिडक्शन में अलाउड होता है। ठीक है, एक्सटेंट यहाँ लिखा हुआ 100% डिडक्शन मिल जाएगा अगर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में है, तो एग्रीकल्चर में भी 100%, स्किल डेवलपमेंट भी 100%, और VRS स्कीम पे
डिडक्शन 100% मिलेगा तो ज़रूर, बट ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। 1 लाख खर्चा किया तो 20,000 करके 5 साल में मिलेगा, ठीक है। देन 6135 AD, which is very important basically, and here the deduction is allowed for specified business। कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस ऐसे हैं, आप बोले हुए स्पेसिफाइड बिजनेस कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउस हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का होटल हो गया, ठीक है ना, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट हो गया, बी कीपिंग, पाइपलाइन वगैरह, ये कुछ मेंशन है, आप देख लीजिएगा नोट्स में डाउनलोड करके। तो ये सारे स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए गवर्नमेंट उसको क्या बोलती है कि भाई देखो, तुम बहुत स्पेशल हो हमारे लिए, और हम तुम्हारे को ये 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होता है वो सारा तुम डेबिट कर सकते हो वन शॉट में, ठीक है ना। अगर मान लो 1 करोड़ रुपये खर्चा होता है तो ये नहीं हम बोलेंगे कि भाई डेप्रिसिएशन के थ्रू चार्ज करके हर साल 15 लाख 15 लाख करते करते तुम डेप्रिसिएशन चार्ज करो और अपना खर्चा कवर अप करो। बेशक, बल्कि तुम एक बार में 1 करोड़ रुपये का पीएल में डेबिट कर सकते हो और अपना प्रॉफिट रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, फॉर एक्सेप्ट लैंड एंड गुडविल, ठीक है। और इस स्पेसिफाइड बिजनेस में फॉर एग्जांपल सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये होटल भी आता है, ठीक है। आप मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, अगर मान लीजिए कोई एक होटल के लिए मैंने एक ज़मीन खरीदा 50 लाख रुपए में 1 जुलाई 2018 को, ठीक है, और उसमें हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा 1 जुलाई 2019 को, ठीक है। 70 लाख रुपये, बहुत आलीशान एक बिल्डिंग बनाया, ठीक है ना, ज़मीन खरीद के। और उस होटल में हमने क्या करा कि फर्नीचर भी लगाया, ठीक है, फर्नीचर लगाया 100 लाख का। और फिर 1/4/2020 से पहला बिल कटा होटल का और बिज़नेस स्टार्ट हो गया होटल का, ठीक है। और फिर 31/3 तक हमने उसमें और भी बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर किए। तो ये हमारा जो फिजिकल फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, इसमें कितना हुआ, 40 लाख खर्चा हुआ। तो ये क्या बोलता है, 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड टू डेबिट इन पीएल फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, ऑल्सो एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट इफ कैपिटलाइज शैल बी अलाउड फॉर डिडक्शन। अगर इस टेन्योर के पहले का भी जो खर्चा है और कैपिटलाइज्ड अगर हमने उसको बुक्स में कर दिया है एक्सेप्ट लैंड का खर्चा, तो वो भी हमें छूट मिल जाएगा। अब समझिए, इतना कोई छूट देता है बताओ। अब मगर एक होटल के लाइन में ही आजकल बहुत ज़्यादा फ़ायदा है होटल के बिजनेस में, तो कितना फ़ायदा हो जाएगा इस केस में एग्जाम्पल में देखेंगे तो कैपिटल अलाउड अंडर सेक्शन 35D इन प्रीवियस ईयर इज, एक तो बिल्डिंग का जो ये बिल्डिंग, सॉरी लैंड का, हाँ लैंड का नहीं मिलेगा, बाकी बिल्डिंग सबका मिलेगा। बिल्डिंग में 70 लाख मिल जाएगा, फर्नीचर में 100 लाख लगाया वो भी मिल जाएगा, और करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो खुद का किया था 40 लाख का वो भी मिल जाएगा। टोटल 210 लाख का हमें उसी साल हम डेबिट कर सकते हैं। बताइए, मतलब उस साल में उसके बाद सारी कमाई ही कमाई है, होटल में जो भी आता है सारा कमाई होगा, बट हमें एक्सपेंस में हम दिखा देंगे 210 लाख एक बार में, तो प्रॉफिट तो कुछ आएगा ही नहीं, उस साल कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। तो कितना फ़ायदा है होटल को। तो ऐसे कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस हैं जो कि अंडर सेक्शन 35AD कवर होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने ये सारी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, ठीक है। उसके बाद बट इसके, हाँ इसके कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो ये पेमेंट है, जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, चाहे ज़मीन फर्नीचर खरीद रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इसमें कोई भी कैश पेमेंट अगर होता है तो वो 10,000 तक का ही होना चाहिए। और 10,000 से ऊपर अगर कोई पेमेंट है फॉर एग्जांपल, तो वो स्पेसिफाइड मोड से होना चाहिए, तो अकाउंट पे चेक या तो डीडी या तो ईसीएस, ठीक है, ईसीएस मोड में होना चाहिए, ठीक है। वो मतलब एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, वो है। उसके बाद हम कंडीशन और क्या है 35AD का कि बिजनेस शुड बी न्यू, नया बिजनेस होना चाहिए, और नॉट स्प्लिटेड और रिकंस्ट्रक्टेड, ठीक है। नया रिकंस्ट्रक्टेड बिजनेस नहीं होना चाहिए, नया बिजनेस के लिए ये छूट मिलता है। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या है कि कैपिटल एसेट फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस हुज डिडक्शन इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35AD शैल नॉट बी सोल्ड इन नेक्स्ट 8 फाइनेंशियल। अगर मान लीजिए हमने क्योंकि डिडक्शन ले लिया, 210 लाख का डिडक्शन ले लिया, उसके बाद क्या क्या होटल बना के तुरंत बेच दिया किसी को, वो आप नहीं कर सकते। आप 8 साल तक बन जाओगे, ठीक है ना। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो जो आपको 10, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मशीनरी आपने लगाया 10 लाख का, और उसका स्पेसिफाइड बिजनेस में, और उसका पूरा का पूरा डिडक्शन आपने पीएल में डेबिट में दिखा के आपने अपना खर्चा कम कर लिया, अलाउड ले लिया, तो उसके अगले साल मान लीजिए 2 साल बाद, सपोज 1/9/7 को आपने मशीन खरीदा था और 1/7/2022 को आपने क्या किया, कैपिटल एसेट को बेच दिया, तो ये इस फिनेंशियल ईयर में तो आपने उसका बेनिफिट ले लिया 10 लाख रुपए। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 साल का जो डिप्रिशिएशन है नॉर्मली कैलकुलेट होगा रेट के हिसाब से, एज पर ब्लॉक जो भी रेट डिसाइडेड है डिप्रिशिएशन एक्ट 32 के हिसाब से। और अगर मान लीजिए देखा गया कि 1.5 लाख 1,27,000 2 साल का डिप्रिशिएशन चार्ज करके आप पीएल में दिखाएंगे, और बैलेंस अमाउंट जो आपका बच जाएगा, जो कि क्लोजिंग WDV डिप्रिशिएशन के बाद जो मतलब क्लोजिंग बैलेंस बचेगा ना, उसको कंपनी आपका वापस से आपका बिजनेस इनकम ट्रीट कर लेगी। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अलाउड यू
एज ए एक्सपेंसेस टू शो। सो सिंस इट हैज़ ऑलरेडी अलाउड, सो नाउ वो एक बिजनेस इनकम के तौर पे अभी आपको 7,22,000 शो करना पड़ेगा, और बैलेंस का डिप्रिसिएशन 2 साल का ये सब उसमें ले सकते हैं। सेक्शन 35 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, साइंटिफिक रिसर्च। इन हाउस रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 100%। साइंटिफिक रिसर्च अगर करते हैं हम, कोई भी बिजनेस शुरू करने के पहले अगर साइंटिफिक रिसर्च करना पड़ता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तौर पे, तो उसका 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा होता है अलॉन्ग विद एक्सपेंसेस इनकर्ड 3 years बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट लैंड। सेम देखिए 35 AD और 35 में एक कॉमन क्या है कि लैंड का खर्चा हम अगर नहीं मिलता है छूट, ठीक है, PL में डेबिट नहीं कर सकते, ठीक है। सो वैसा कोई खर्चा अगर होता है तो 100% छूट मिल जाएगा, और प्रीवियस के 3 साल का भी अगर हम कैपिटलाइज कर देंगे तो वो भी हमें छूट मिल जाएगा, ठीक है। सो रिसर्च फ्रॉम अप्रूव्ड एजेंसी, अगर रिसर्च कई दफ़ा क्या होता है कि इन हाउस हम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है ना, हम क्या करते हैं किसी और एक फर्म से करवा रहे होते हैं, बट तो वो फर्म जो है अप्रूव्ड आउटसाइड एजेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी राम श्याम जदू मधु से हमने साइंटिफिक रिसर्च करा लिया और उसका छूट ले लिया। वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप तो एक फॉल्स पेपर बना के भैया हमने तो रिसर्च कराया था, ठीक है ना, इस फर्म से, हम राम श्याम फर्म से करवाया था, तो भाई हमें को छूट दे दो, तो वैसे नहीं होगा। आपका एक वो फर्म जो जिससे आप रिसर्च कराएं अप्रूव्ड होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे सोल्ड फॉर साइंटिफिक विदाउट बीइंग पुट टू यूज़ इन बिजनेस, अगर मान लीजिए कोई एसेट है और उस एसेट को हम फॉर एग्जांपल सोल्ड कर दे रहे हैं बाद में बिजनेस से बिना लगाए, तो और सेल करते टाइम पे जो उसका कॉस्ट था, सपोज 10 लाख का कॉस्ट था, सेल हमने करा 8 लाख में, तब तो वो जो आपका लॉस हो गया तो इसलिए वो आपका बिजनेस इनकम में आएगा ही नहीं ऑटोमेटिक। बट हमने अगर 10 लाख का साइंटिफिक रिसर्च के लिए मशीन खरीदा और सेल कर दिया उसको 12 लाख में, तो जो 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा हमने कमाया, ठीक है, वो 2 लाख क्या होगा, हाँ, देन एक्चुअल कॉस्ट वैल्यू इज बिजनेस इनकम है। तो जितना हमने कमाया वो पैसा जो है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल, अगर 36 साल महीने से ज़्यादा का पीरियड है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा, या तो 36 से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा, ठीक है। देन एसेट सोल्ड आफ्टर being put to use for business purpose, asset will be added to the respective block with nil value। अगर मान लीजिए एसेट हमने एक खरीदा था 10 लाख में और उसको हमने सोल्ड भी कर दिया, ठीक है, और आज उस ब्लॉक का वैल्यू नील है, तो वो नील वैल्यू हमें शो जरूर करना पड़ेगा एंड डिडक्टेड फ्रॉम द ब्लॉक विथ सेल वैल्यू। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि हमने एसेट को बेच के फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बिफोर, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने करा है साइंटिफिक रिसर्च का जिसका अमाउंट है 4 लाख और 16 लाख, और हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है 2.5 लाख, तो हमने क्या बोला कि 100% छूट मिल जाता है, बट प्रॉफिट ही यहाँ पे इतना कम है 2.5 लाख है, तो आप कैसे लोगे। तो इन डैट केस फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2.5 लाख का प्रॉफिट है 4, तो उस केस में हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सपोज मान लीजिए 4 लाख अलाउ किया और कितना रह गया 1.5 लाख, तो ये 1.5 लाख हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह हम उसको बिजनेस लॉस दिखा सकते हैं। और जो सपोज मान लीजिए अगर, और 16 लाख जो है, ये जो 16 लाख टोटल रह गया, ये 16 लाख तो अगले कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू अनलिमिटेड टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल 2, सपोज आप मान लीजिए प्रॉफिट हमारा है 8 लाख और हमारा क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है साइंटिफिक रिसर्च में 4 लाख, तो 8 में से 4 गया, 4 बचा, और उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था 16 लाख, 16 लाख में से कितना हम कर सकते हैं एडजस्ट 4 लाख, तो हमारा बिजनेस इनकम नील हो गया, ठीक है ना, नील हो गया। तो अब बचा कितना 12 लाख, तो जो बैलेंस 12 लाख है ना वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर अनलिमिटेड टाइम। हम उसको नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट मान लीजिए होता है 6 लाख, तो उसमें फिर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होता है 14 लाख, तो 14 लाख में से 12 लाख एडजस्ट करके 2 लाख रुपये बिजनेस का इनकम आ जाएगा। उसके बाद सेक्शन है सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, कई दफ़ा कोई बड़ा कोई जो प्रोजेक्ट, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के खर्चे खाली पहली बात ये कंडीशन है कि खाली अलाउड होता है इंडियन कंपनी को और अदर रेसिडेंट को, नॉट अवेलेबल फॉर NRI और फॉरेन कंपनी। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रिलिमिनरी खर्चा हुआ बिजनेस करने के पहले, खाली साइंटिफिक रिसर्च खाली R&D का खर्चा तो नहीं होता, बहुत सारे खर्चे होते हैं, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, प्रोजेक्ट का खर्चा होता है, फंडिंग होती है, जो भी होती, तो उसका क्या है कि अगर इंडियन कंपनी, अगर उसका लिए भी छूट मिलता है, ठीक है, उसके लिए कितना छूट मिलता है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ 35D में, कि अगर कोई इंडियन कंपनी है और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट उसका मान लीजिए जो भी आता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड जितना है कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ओनर्स का खुद का इक्विटी हो गया, ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स हो गया, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में जो हायर होगा उसके ऊपर में 5% कैलकुलेट होगा, और एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जितना हुआ उस दोनों में से जो लोअर होगा वो लोअर अमाउंट को हम 5 इंस्टॉलमेंट में उसको हम छूट डिडक्शन हमें मिलेगा, ठीक है। और वही अगर अदर रेसिडेंट है, ये तो इंडियन कंपनी के केस में हो गया, अदर रेसिडेंट अगर है तो
फॉर्मेट हल्का सा चेंज है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मल्टीप्लाइड बाई 5% और एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में से जो लोअर होगा वो अलाउड होगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। फिर से बोल देता हूँ, अगर इंडियन कंपनी है तो जितना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हुआ है, सपोज मान लीजिए 10 लाख हुआ है, और कैपिटल एक्सपेंड एम्प्लॉयड जितना है सपोज मान लीजिए 8 लाख है। 10 लाख 8 लाख में ज़्यादा कौन सा, 10 लाख। फिर 10 लाख का 5% करेंगे तो कितना आएगा आपका 50,000। 50,000 और एक्चुअली प्रीमियम एक्सपेंसेस हुआ है 40,000, तो 50 और 40 में छोटा है तो 40,000 रुपये अलाउड होगा फॉर डिडक्शन के तौर पे इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 8,000 रुपये उस साल में आप पीएल में डेबिट में दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। ये पेज हमारी कोई काम की नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम पीजीपी में एक्सपेंसेस, अब हमने ये बात डिस्कस करा कि कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है। अब हम देखेंगे कि कौन से एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड डिडक्शन इफ़ टीडीएस नॉट डिडक्टेड अप टू लास्ट डेट ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर मान लीजिए हमने वेंडर को कोई पेमेंट करा, बिजनेस पे डे टू डे अफेयर में काफ़ी सारे पेमेंट करने होते हैं, तो कई दफ़ा क्या होता है कि डिडक्ट करना भूल जाते हैं, और कई दफ़ा डिडक्ट करते हैं बट डिपॉजिट करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो टीडीएस नॉट डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट, अगर हमने नहीं फाइल किया तो वो डिसअलाउड है, वो खर्चा हम नहीं दिखा सकते, वैसा पेमेंट ही नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, पेमेंट टू पर्सन आउटसाइड इंडिया और एनआरआई, वो भी हम नहीं दिखा सकते, और पेमेंट टू इंडिया और रेसिडेंट इज़ ऑल्सो डिसअलाउड। ठीक है, अगर कोई इंडियन है या एनआरआई है और उसको हमने पेमेंट करते टाइम टीडीएस नहीं काटा है तो 30% ही आपका 100% डिसअलाउड हो जाएगा। और कोई इंडियन रेसिडेंट है जिसका हमने पेमेंट करना भूल गए हैं तो उस केस में डिसअलाउड 30% है, क्योंकि बाद में हम उसको रिकवरी कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ लीनियंसी दिया है। बट जो आउटसाइड इंडिया है वो तो पता है कि भाई वो तो कुछ चला गया तो चला गया, फिर अब क्या ही होगा, इसलिए गवर्नमेंट ने पूरा 100% डिसअलाउ कर दिया। फ्यूचर पे कोई भरोसा नहीं किया। गवर्नमेंट के रूल बनाने में भी बहुत सारे फंडे होते हैं कि भाई गवर्नमेंट को जब लगता है कि भाई हाँ टीडीएस काटना रह गया, बट यार इंडिया का खुद का रेसिडेंट है, आज ना कल तो फिर काट ही सकता है, तो चलो यार इसको खर्चा डिसअलाउड करते हैं, 30% 70% अलाउ कर देते हैं, सिंस पेमेंट तो उसने कराई है। सो ये एग्जाम्पल, अगर एग्जाम देखें कि पेमेंट डन 1 लाख टू मिस्टर जॉन, ठीक है, टैक्स नॉट डिडक्टेड, तो इम्पैक्ट क्या होगा, 1 लाख रुपये डिसअलाउड हो जाएगा 2021 में। नाउ सपोज इफ टीडीएस डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड ऑन एक साथ, ठीक है, और हमने अगर उसको रिटर्न फाइलिंग डेट तक अगर भर दिया तो क्या होगा कि 1 लाख रुपी, क्या इम्पैक्ट क्या है, 1 लाख एक्सपेंस इज डिसअलाउड इन 2021। ठीक है, सिंस उस साल में हमने नहीं पे करा था तो उस ईयर में डिसअलाउड हो जाएगा, जिस साल हमने पे करा उस साल में हमको वो खर्चा अलाउ हो जाएगा दिखाने के लिए। सेकंड क्या है, डिसअलाउड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन से खर्चे डिसअलाउड हैं पार्टनरशिप फर्म में, इफ़ फर्म इज़ पेइंग इंटरेस्ट टू इट्स पार्टनर देन इट्स अलाउड टू द मैक्सिमम ऑफ 12%। अगर हम फर्म में पार्टनर हैं तो ये नहीं कि हम जितना मर्जी उसमें इंटरेस्ट कमा लें, 12% इंटरेस्ट के ऊपर हम इंटरेस्ट ले नहीं सकते और उसको खर्चा दिखा भी नहीं सकते, और डेट टू प्रोवाइडेड मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, वही पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, देन रेमुनरेशन बाई वट एवर नेम कॉल्ड शैल बी अलाउड एज एक्सपेंस ओनली टू वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर कोई खाली हम अगर खर्चा करते हैं तो वो हम बिजनेस में दिखा सकते हैं, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। ये नहीं कि हमने किसी भी XYZ के नाम में दिखा दिया और हम कोई भी एक कि भाई मैंने इसको इतना रेमुनरेशन दिया है तो वो अलाउड हो जाएगा। ठीक है, और पार्टनर को भी अगर हम सैलरी जो दिखाएंगे, पार्टनर वर्किंग पार्टनर को जो रेमुनरेशन दिखाएंगे उसका कैलकुलेशन का भी एक रूल है। वो क्या है कि अगर आपका बुक प्रॉफिट 3 लाख तक है, अप टू 3 लाख है, तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख विच एवर इज हायर। और अगर आपका 3 लाख से ज़्यादा है, अगर मान लीजिए 5 लाख है, तो अप टू 3 लाख तो आपका 90% ऑफ बुक प्रॉफिट होगा ही होगा कैलकुलेट, और 2 लाख के ऊपर क्या होगा, 60% कैलकुलेट होगा। ठीक है, और ये 90% ऑफ बीपी और 1.5 लाख जो हायर है प्लस 60% ऑफ 2 लाख, दोनों ऐड करके फिर वो मैक्सिमम रेमुनरेशन का स्लैब है, उतना ही हम डिसअलाउड, उतना ही हम दिखा सकते हैं। ठीक है, उससे ऊपर डिसअलाउड हो जाएगा। नाउ पेमेंट मेड टू रिलेटिव्स, अगर कोई हम इफ़ गुड्स आर प्रोक्योर्ड, अगर हमने कोई रिलेटिव से ही सपोर्ट, मान लीजिए हमने कोई रिलेटिव से गुड्स खरीद लिया 4 लाख रुपए का, ठीक है, तो उस केस में और हमने दिखा दिया 4.5 लाख का खरीदा है, 4.5 लाख उसको वाकई में दिया नहीं दिया उसको 4 लाख ही, बट हमने दिखा दिया कि 4.5 लाख है, तो वैसा हम नहीं कर सकते। जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा उस गुड्स का उतना ही खर्चा हम उसको डेबिट में दिखा सकते हैं और विद प्रॉपर बिल। ठीक है, देन पेमेंट बाय नॉन स्पेसिफाइड मोड, अगर मान लीजिए सेक्शन 40A(3) क्या कहता है कि एक दिन में एक व्यक्ति को एक खर्च के लिए अगर 10,000 से ज़्यादा पेमेंट नॉन स्पेसिफाइड मोड से करते हैं तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब 10,000 तक अगर खर्चा कर रहे हैं तो एनी मोड डिसअलाउड, कैश वैश सब चलेगा। 10,000 से ज़्यादा अगर पेमेंट करेंगे तो वो भाई DD में होना चाहिए या तो ECS में होना चाहिए या तो अकाउंट पे ही चाहिए। ECS मतलब
NEFT, IMPS, RTGS, UPS, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है कि ट्रांसपोर्टर को अगर हम 35,000 तक अगर हम कैश में भी देते हैं चलेगा, ठीक है। और ये सारे और क्या एक्सेप्शन है? पेमेंट टू फार्मर, कल्टीवेटर, प्रोड्यूसर, ग्रोअर को भी अगर हम पैसा देते हैं कैश में तो उसका कोई लिमिट नहीं है। नो लिमिट इज़ देयर, एनी मोड इज़ ओके, कोई भी मोड में हम अगर तो 1 लाख 2 लाख भी दे सकते हैं। पेमेंट टू एनी गवर्नमेंट, बैंक, RBI, LIC, नो लिमिट इज़ देयर, एनी मोड इज़ ओके। पेमेंट टू पर्सन रेसाइडिंग एट प्लेस वेयर बैंक इज़ नॉट देयर और बैंक इज़ क्लोज्ड, ठीक है। बैंक नहीं है तो बैंक क्लोज हो गया, तो उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। पेमेंट टू एम्प्लॉई फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर 50,000 तक देते हैं तो अलाउड है कैश तक में भी, ठीक है। नोट, इफ एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर ऑन एक्चुअल बेसिस एंड पेमेंट फॉर सच एक्सपेंडिचर हैज़ बीन मेड इन एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर एक्सीडिंग 10,000 इन कैश क्रॉस चेक, देन सच पेमेंट विल बी ट्रीटेड एज नॉन स्पेसिफाइड इनकम और द प्रीवियस इन विच इट इज़ मेड। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट ने आपको एक एक्सपेंस अलाउ कर दिया, ठीक है। एक्रूअल अभी ये हुआ नहीं है बट गवर्नमेंट ने आपको अलाउ कर दिया कि आज ना कल तो हो जाएगा। आपने बोला कि भाई इसका 50,000 रुपये हमने पे करना है, अकाउंट पे चेक बनाया, मान लीजिए अकाउंट पे चेक आपने लास्ट डेट में बनाया, दिखा दिया, बट वो बाद में फिर क्या हुआ, चेक ड्रॉ बाउंस हो गया, बाद में उसको आपने कैश में पे करा, तो जब आपने कैश में पे करा उस साल फिर आपका वो पेमेंट इनकम में ट्रीट हो जाएगा। नाउ 40A3 डज नॉट अप्लाई फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन्स बट इट अप्लाइज टू इंटरेस्ट पेमेंट सिंस इंटरेस्ट इज डायरेक्टली। अच्छा, ये जो है इसमें से हम कोई भी पैसा हम रिपेमेंट ऑफ लोन का नहीं दिखा सकते। ये नहीं कि हमने 10,000 रुपये तक का लोन पे कर दिया और उसको दिखा दिया, खाली इंटरेस्ट पेमेंट अगर है तो वही डिडक्टेबल है, ठीक है। देन नो डिडक्शन अलाउड फॉर अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड, अगर कोई नो डिडक्शन अलाउड फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनी फंड विच इज़ नॉट नोटिफाइड अंडर एनी एक्ट, अगर हम ग्रेजुएटी काट लेते हैं अकॉर्डिंग टू विदाउट एनी नोटिफाइड फंड और उसको दिखा देते हैं खर्चा, तो वो अलाउ नहीं है। सर्टेन पेमेंट्स नॉट अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, कुछ खर्चे ऐसे हैं, एक मिनट, हाँ उसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि सर्टेन पेमेंट्स अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, ठीक है। सेक्शन 43 सबसेक्शन बी, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर अलाउड इन प्रीवियस ईयर टू विच दे बिलोंग प्रोवाइडेड they are paid up to return filing date, otherwise deduction shall be allowed in the year of payment, ठीक है। ये कुछ तरह के खर्चे हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट का टैक्स हम पे करते हैं, या बाई एम्प्लॉयर अगर कोई लीव सैलरी दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव ग्रेजुएटी फंड PF, ठीक है, RPF देते हैं, या टू बैंक को अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC को अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, या इंडियन रेलवे को एसेट यूज़ के लिए हम कोई पेमेंट देते हैं, तो वो खर्चा जो है वो अलाउड है, ठीक है। फॉर फॉलोइंग एक्सपेंसेस अलाउड इन प्रीवियस ईयर इन विच दे बिलोंग और प्रोवाइडेड दे आर पेड अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट। हाँ, बट ये जो खर्चा है, ये खर्चा तभी अलाउड है जब ये सारे खर्चे अगर रिटर्न फाइलिंग डेट तक अगर पे हो जाता है। एग्जांपल, म्यूनिसिपल टैक्स 2020-21 का रिटर्न फाइलिंग डेट अगर है 31 जुलाई, 60,000 रुपये, अगर हम उसमें से 40,000 रुपये 31 जुलाई तक देते हैं और 20,000 रुपये 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2022 को देते हैं, तो हमें डिडक्शन अवेलेबल 20 से 21 में कितना होगा, 40,000, और डिसअलाउड हो जाएगा कितना, 20,000। और ये 20,000 कब अलाउ होगा, जब वो 1 अप्रैल को नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में व्हेन इट विल बी डिपॉजिटेड, तब वो अलाउ होगा, ठीक है। नाउ सेक्शन 32-43 ऑफ IT एक्ट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लाई। अगर मान लीजिए ये जितने सारे सेक्शन हमने पढ़े, ये सारे सेक्शन 30 से 43 जो भी है, ये 43 तक अगर इनकम टैक्स एक्ट के पॉसिबल नहीं है आपका कंप्लाई करना, देन यू मे ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशन एज डिस्क्राइब्ड लेटर। तो ये सारा अगर आपको इतना ये कैलकुलेशन वगैरह ये सब सारे फंडे, ये सारे सेक्शंस अगर आपसे बस के नहीं है तो, और आपका टर्नओवर भी कम है, तो आप प्रिजम्पटिव स्कीम में जा सकते हैं। प्रिजम्पटिव स्कीम क्या होता है मैं वो बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रिजम्पटिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन है। प्रिजम्पटिव स्कीम 3 सेक्शन में होता है, सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA और सेक्शन 44AE, ठीक है। तो इसका 3 पार्ट किया हुआ है। 44AD क्या है, देखिए 44AD में प्रिजम्पटिव स्कीम वही ऑप्ट कर सकता है, ऐसा एसएससी जो कि इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, HUF है या फर्म है, LLP को नहीं मिलेगा। एंगेज इन एनी बिजनेस अदर देन स्पेसिफिक प्रोफेशन ऑन अर्निंग एनी कमीशन ब्रोकरेज इनकम, ये छोड़ के अगर कोई बंदा रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो वो सेक्शन 44AD में अपने आप को प्रिजम्पटिव स्कीम के अंडर में लिस्टेड कर सकता है, प्रोवाइडेड उसका टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब 2 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं है, सपोज मान लीजिए इसका इनकम है 1.5 लाख, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, तो उस केस में उसका इनकम अगर वो खुद से बोलता है, गवर्नमेंट उसके इनकम का टोटल 8% ऑफ टोटल इनकम और इनकम डिक्लेयर्ड पे ऐसे विच एवर इज हायर, अगर वो खुद से बता रहा है सपोज कि भाई मेरा इनकम इस साल में 50 लाख हुआ, तो 50 लाख रुपए का आपका 8% फॉर एग्जांपल आया 4 लाख, तो गवर्नमेंट उसका इनकम कितना मान लेगी, 4 लाख मान लेगी। और या तो खुद से वो अगर ऐसे डिक्लेयर करता है कि नहीं भाई 50 नहीं है 60 है, तो भाई दोनों में से जो हायर होगा उसके ऊपर 8% कर लेगी। हाउएवर इफ एसएससी हैज रिसीव पेमेंट बाई स्पेसिफाइड मोड अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट, देन ऑन सच अमाउंट डीम्ड इनकम शैल बी 6% मोर। आप इसको समझिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और इंगेज है नहीं बिजनेस में, और अगर उसका साल का टर्नओवर 150 लाख होता है, 150 लाख में से नॉन स्पेसिफाइड मतलब कैश में बहुत सारे पेमेंट होते हैं ना, कैश कुछ में मिल जाते हैं कच्चे में, तो कैश में मान लीजिए 40 लाख मिला है, तो उस 40 लाख के ऊपर क्या होगा, 8% गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई ये तुम्हारा इनकम है, प्रॉफिट है। गवर्नमेंट ये मान लेगा कि हर एक बिजनेस का इनकम का मार्जिन 8% होता है, तो वो 40 लाख के ऊपर 8% उसका इनकम ट्रीट करेगा 3,20,000। अच्छा, अब बैलेंस जो पैसा है उसमें से क्या हुआ कि रिटर्न फाइलिंग डेट तक आपका कुछ पैसा जो है स्पेसिफाइड मोड में आया, स्पेसिफाइड मतलब बैंक में आया कितना, 70 लाख रुपए। ये 40 लाख क्या नॉन कैश में आया था, तो उसके ऊपर 8% गवर्नमेंट ने मान लिया। अब जो बैंक में आएगा ना, बैंक के ऊपर 70 लाख मान लीजिए, तो 70 का ऊपर 6% गवर्नमेंट उसमें 2% छूट देता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कैश वाले हैं बहुत लोग झोल झाल कर देते हैं। बट हाँ भाई, अगर वो पैसा अगर आपका बैंक में आया, ईसीएस में आया, जो भी है, तो भाई वो जेन्युइन होगा, इसलिए 6% वो रिसिप्ट अमाउंट का 6%, 4,20,000 जो है गवर्नमेंट उसको इनकम आपका ट्रीट करेगी। और रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद अगर कोई 40 लाख रुपए अगर आता है बैंक में आता है, तो उसके ऊपर मगर 8% होगा, ठीक है ना। मतलब अगर बैंक में ही भेज रहा है बट उसको रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले मनी सारा भेज देना पड़ेगा उस फाइनेंशियल ईयर में, तभी जाके भी उसके ऊपर 6% है, अदरवाइज बाद में आएगा तो फिर 8 ही होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 150 लाख का क्या बाइफिकेशन था, 40 लाख प्लस 70 लाख प्लस 40, इस 40 के ऊपर 8%, इस 70 लाख के ऊपर जो बैंक में आया रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले आया उसके ऊपर 6%, 4,20,000, और जो रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद में आया 40 लाख उसके ऊपर में 3,20,000। तो टोटल इनकम जो है अंडर पीजीबीपी जो होगा टैक्स कंप्यूट करने के पहले जो इनकम माना जाएगा या प्रॉफिट माना जाएगा वो कितना आएगा, 3,20,000 प्लस 4,20,000 प्लस 3,20,000, टोटल 10,60,000 उसका इनकम माना जाएगा। प्रेजेंटिव स्कीम में सेकंड हो गए आपके 44 ADA, मतलब काला कोट, सफ़ेद कोट और आर्टिस्ट। काला कोट मतलब वकील हो गए, सफ़ेद कोट मतलब डॉक्टर हो गया, आर्टिस्ट का तो कोई कोट होता नहीं, आप जानते हो। सो वैसे अगर कोई लोग होते हैं तो वो सारे स्पेसिफाइड प्रोफेशन के अंदर में आते हैं, तो ये लोग भी प्रेजेंटिव स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। बट ये नहीं कि शाहरुख खान कर लेगा, क्यों, क्योंकि ग्रॉस रिसिप्ट जो है एक साल का वो लेस देन इक्वल टू 50 लाख होना चाहिए। 50 लाख से ज़्यादा अगर इनकम है तो भाई वो फिर प्रेजेंटिव स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाएगा, राइट। और कितना उसका इनकम माना जाएगा टैक्स कंप्यूट करने के लिए, उसका 50% इनकम डिक्लेयर्ड हो जाएगा भाई तुम्हारा टैक्स। क्यों आप बोलेंगे 50 यहाँ 8 क्यों, क्योंकि इसका फंडा है। फंडा ये है कि भाई जो लोग सब काला कोट सफ़ेद कोट होते हैं उन लोगों का आप ही खुद बताओ, वो लोग सर्विस से कमाते हैं, है ना। बेसिकली उन लोगों का कोई बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग खर्चा नहीं। सर्विस इंडस्ट्री में जिस हिसाब का मार्जिन होता है वो कभी भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में नहीं हो सकता। सो ये माना जाता है कि भाई एक डॉक्टर का क्या होता है, क्या एक छोटा सा चेंबर होता है, एक चेंबर में वो खोल के बैठा रहता है और यार वो उसका खाली रेंट वेंट पे करता है, बट उसके अगेंस्ट में जब वो पेशेंट चेक करता है तो उसका रेवेन्यू ह्यूज एनॉर्मस आता है। सो इसीलिए मान लिया जाता है कि भाई खाली 50% ही खर्चा, 50% तो उसका इनकम है ही है, ठीक है। सो डेट इज वाई यहाँ 50% इनकम माना जाता है सफ़ेद कोट का, काला कोटों का और आर्टिस्ट लोगों का। नाउ 44A में कौन लोग प्रेजेंटिव स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, पर्सन्स कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेज मस्ट नॉट ओन मोर देन 10 गुड्स व्हीकल एट एनी टाइम ड्यूरिंग। जो लोग ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मान लीजिए जिनका 10 गाड़ी है और जिन लोग ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, दे आर नॉट वेल डेट मच इलिटरेट, सो उन डेट केस उनको प्रेजेंटिव स्कीम में मिल जाता है। बट हाँ, ये नहीं कि आपके पास अंधाधुंध गाड़ियाँ हैं और प्रेजेंटिव स्कीम में मिल जाएगा, आपके पास 10 ही गाड़ियाँ होनी चाहिए। अच्छा, उसमें भी गाड़ियों का भी कुछ लिस्ट है, क्या है, हेवी गुड्स व्हीकल है। हेवी गुड्स व्हीकल मतलब कौन सा होता है, जो 12 टन या उससे ज़्यादा का होता है, 12 मीट्रिक टन से। तो उस केस में आपका इनकम कितना माना जाएगा, 1,000 रुपये पर टन पर मंथ। मतलब 12 टन की मान लीजिए आपके पास 14 टन की गाड़ी है, तो आपका इनकम कितना हो जाएगा पर मंथ का, 14,000 मान लिया जाएगा, ठीक है। 14 टन मतलब 14 इंटू 1,000 रुपये पर टन पर मंथ मान लीजिएगा। और पार्ट दे रहा का मतलब क्या हुआ, सपोज मान लीजिए आपने व्हीकल जितना दिन ओन किया, आप बोलेंगे कि भाई हमने गाड़ी ले लिया था, हमने तो गाड़ी चलाया ही नहीं,
हमने तो बेच दिया, वो हमने चलाए या नहीं बोलने से नहीं होगा। अगर जब आपके पास ओनरशिप है, आप अगर कोई कमर्शियल व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल के मालिक हैं एक फिनेंशियल ईयर में पूरा 12 महीना, तो आपको 12 महीना ही आपको 14,000 इंटू 12 करके आपका इनकम ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप क्या होता है कि 12 महीने के पहले आपने 11 महीना 10वां दिन पे आपने गाड़ी सेल कर दिया, तो उस केस में ही 12 ही माना जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ ओन फॉर 6 months और 6 months 7 days, देन 7 months विल बी कंसिडर्ड, एंड फ्रैक्शन में नहीं होता यहाँ पे। इनकम विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनिंग एंड नॉट रनिंग। ये नहीं कि गाड़ी हमारी चली तो टैक्स देंगे, नहीं देंगे तो नहीं चली तो नहीं देंगे, वैसा नहीं होता। अच्छा, 12 टन के नीचे कोई भी गाड़ी होता है वो सारा अदर व्हीकल में आता है, ठीक है। और अदर व्हीकल का कोई 1,000 रुपये पर टन का फंडा नहीं है, उनका फंडा सिंपल है कि भाई 7,500 पर महीने का हमें देना पड़ेगा, या पार्ट दे रहा मतलब अगर गाड़ी का ओनिंग के बेसिस में कैलकुलेशन होगा, सेम फंडा है। ये कंसेप्ट सेम है, ठीक है। पार्ट देयर ऑफ का मतलब ये हो गया कि भाई गाड़ी अगर आपने रनिंग नहीं करा है, इट डजंट मीन कि आपको पैसा नहीं देना, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि जब तक कि मालिकाना आपके पास में है और आपने अगर प्रिजेंटिव स्कीम में ऑप्ट कर रखा है तो, ठीक है। उसके बाद नोट, ओनली फॉर द पीरियड ड्यूरिंग व्हीकल इज ओन्ड बाय एसएससी। वही मैं बोला कि व्हीकल अगर ओन्ड है तभी आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इसके सर्टेन कुछ कॉमन पॉइंट्स भी हैं कि कोई डिडक्शन अंडर सेक्शन 30-38 शैल बी अवेलेबल, हाउएवर सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू पार्टनर शैल बी डिडक्टेड अंडर 44A। डिडक्शन अंडर सेक्शन 38 to 38, जितने भी प्रीवियस हमने डिडक्शन पढ़े प्रिजेम्पटिव स्कीम वालों को वो डिडक्शन नहीं मिलेंगे, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि हाउएवर सैलरी एंड इंटरेस्ट अगर कोई पे करता है कौन से टू पार्टनर, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, मान लीजिए 2 पार्टनर है, ठीक है, तो वो हालांकि डिडक्शन आपको मिलेगा। इसके बाद देन ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB इज नॉट रिक्वायर्ड, एसएससी इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स इन सिंगल इंस्टॉलमेंट ऑन 15th हाउएवर एसएससी कवर्ड अंडर सेक्शन 44A शैल रिक्वायर टू पे। जितने भी एसएससी हैं ये 44AD वाले और 44ADA वाले, इन लोगों को एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जो 44A में जिनका ट्रांसपोर्ट का है वो लोग एडवांस टैक्स पे करेंगे। एडवांस टैक्स कैसे होता है, 4 इंस्टॉलमेंट में पे होता है, वो आप एडवांस टैक्स में आपको पता ही है। उसके बाद अंडर प्रेजेंटिव स्कीम नो नीड टू मेंटेन डिटेल बुक ऑफ अकाउंट्स, को डिटेल बुक ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर, इफ एसएससी ऑप्टेड फॉर प्रेजेंटिव स्कीम अंडर सेक्शन 44AD देन फॉर सब्सिक्वेंट 5 years इट अप्लाइड, एंड इफ इट हैज रिजेक्टेड टू प्रेजेंटिव इनकम इन दैट केस ही विल नॉट बी अलाउड टू ऑप्ट फॉर प्रेजेंटिव इनकम फॉर सब्सिक्वेंट 5 years। मतलब अगर आपने प्रेजेंटिव स्कीम के लिए ऑप्ट कर लिया, आपने ऑप्ट करा तो भाई आपको नेक्स्ट 5, अगर मान लीजिए 2020-21 में आपने ऑप्ट किया तो 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, नेक्स्ट 5 साल के लिए आपको प्रेजेंटिव में ही रहना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने बोला नहीं भाई मैं रिजेक्ट कर दे रहा हूँ, प्रेजेंटिव स्कीम मेरे को नहीं चाहिए, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया मान लीजिए 2022-23 में, इन डैट केस वापस से फिर आप 5 साल तक प्रेजेंटिव ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 6 नंबर, इफ एसएससी हैज रिजेक्टेड प्रेजेंटिव इनकम देन ही विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। एसएससी ने अगर रिजेक्ट कर दिया प्रेजेंटिव इनकम तो भाई इसका बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिट रिक्वायर्ड है, ठीक है। नाउ हम ये कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44A। अब किस किस को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है। इसका एक लिस्ट है, जैसे ऐसे क्या है कि स्पेसिफाइड प्रोफेशन और अदर बिजनेस प्रोफेशन। स्पेसिफाइड प्रोफेशन अगर है, ठीक है, और अगर उसका ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1.5 लाख इन ऑल लास्ट 3 years, अगर इस साल के पहले 3 साल में किसी साल 1,80,000, किसी साल 1,90,000, किसी साल 1,70,000 अगर उसका ग्रॉस रिसिप्ट है तो भाई उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना की ज़रूरत है, ठीक है। और अदर बिजनेस एंड प्रोफेशंस के लिए क्या है, इसमें क्या है कि इसका इनकम अगर इंडिविजुअल का और एचयूएफ का और अदर एसएससी का, इंडिविजुअल एचयूएफ का अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है इन एनी ऑफ द लास्ट 3 years, ये नहीं कि लगातार पिछले 3 साल में ही आपका 2.5 होना पड़ेगा, कोई भी एक साल में 2.5 या उससे ज़्यादा हो गया ना, तो 2.5 लाख से ज़्यादा हो गया तो आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत है। जस्ट से, ठीक है। उसी तरह अगर अगर टर्नओवर, अदर बिजनेस का अगर टर्नओवर अगर इंडिविजुअल है और अगर 25 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है तो भी आपको अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत है। और अदर एसएससी में अगर 10 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है तो भी आपको अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है अंडर सेक्शन 44A। नाउ 44AB क्या है, कंपलसरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। एसएससी एंगेज्ड इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो एसएससी एंगेज्ड है बिजनेस एंड प्रोफेशन में उसको ऑडिट का रिक्वायरमेंट है अगर टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो, और प्रोफेशनल के लिए क्या है अगर ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा है तो उसको अपना बुक्स 44AB में ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है।
पर्सनस कवर्ड अंडर सेक्शन 44 AD 44 ADA 44 AE, मतलब AD ADA AE मतलब जो प्रेजेंटिव इनकम में है। इफ सच पर्सन क्लेम्स कि डेट देयर इनकम इज लेसर देन इनकम कंप्यूटेड ऑन प्रेजेंटिव बेसिस एंड इज इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो भाई वो अपना बुक्स ऑडिट करा ले। फिर अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मैं बोल रहा था कि भाई अगर कुछ नहीं बताया गया है तो 150 लाख के ऊपर में 40, अगर मान लीजिए 150 लाख ही नॉन स्पेसिफाइड है तो सबके ऊपर गवर्नमेंट कितना बोलेगा कि 8% का टैक्स, 8% का इनकम हमको ट्रीट करेगा। अगर ये बोला नहीं नहीं 8% ज़्यादा बोल रहे हैं तो भाई तुम अपना बुक्स ऑडिट कराओ फिर, ठीक है। अच्छा, प्रोविजो टू सेक्शन 44 AB इंसर्टेड, नो ऑडिट। अगर हाँ गवर्नमेंट ने अभी नया रूल किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अभी इसमें नया अमेंडमेंट आया हुआ है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा भी है, अप टू 5 करोड़ तक भी है, ठीक है, तब भी ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। कब नहीं है? अगर आपका जितना भी बिजनेस का जो एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, जितना अमाउंट आपका बिजनेस में कैश में रिसीव हुआ है, अगर टोटल रिसीव का वो 5% से कम है तो आपको ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह जितना आपने वेंडर को पेमेंट करा है, किसी को भी पेमेंट करा है, वो पेमेंट अगर टोटल पेमेंट्स का 5% से कम है तो आपको ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ एग्रीगेट पेमेंट में आपका घर का पैसा, मान लीजिए कोई पर्सनल आपका लेन देन है, वो वाला पैसा भी काउंट हो जाएगा, मगर ये नहीं कि आपने खाली बिजनेस का लेना देना किया तो ही आपको खाली कंसिडर करेगा, क्योंकि बैंक ये गवर्नमेंट को तो उतना पता नहीं है ना, उतना डिटेल लेके बैठेगा नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका कोई 2 लाख का आपको किसी ने, कोई 50,000 का मान लीजिए आपको किसी ने गिफ्ट भेज दिया, कुछ भी दिया, वो पैसा भी कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। 50,000 का गिफ्ट भेजा और सपोज मान लीजिए आपका टोटल, मान लीजिए आपका जो भी है, सपोज मान लीजिए आपको 2 करोड़ का भेजा, 2 करोड़ का टोटल आपका सेल जो भी है उससे कम था, 5% ज़्यादा हो रहा है मतलब, तो आपको देना पड़ जाएगा, ठीक है, ऑडिट करना पड़ जाएगा। नो नो, ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 से कम है तो ज़रूरत नहीं, ज़्यादा है 5% से तो आपको ज़रूरत है। द एग्रीगेट अमाउंट रिसीव और पेड वुड इंक्लूड एनी अमाउंट नॉट नेसेसरीली बिजनेस इनकम और बिजनेस पेमेंट, राइट, ठीक है। नाउ मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिलेवेंट, प्रोविजो रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड और पेड इन कैश, ठीक है। अब क्या दो, मोड ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिलेवेंट, प्रोविजन रेफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड इन पेड इन कैश ड्यूरिंग द पीरियड, सो इवन इफ द इनकम इज accrued booked or presumed but received in current year, then year of receipt of such income is relevant and not the year of accrual of income। अच्छा, मान लीजिए कोई इनकम आप बोलते हैं कि इस साल से रिलेटेड है नहीं, आपने इस साल क्यों काउंट कर लिया, वो मुझे नहीं पता, वो भाई गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि इस साल पेमेंट आया है तुम्हारे बैंक में तो भाई वो हम काउंट करेंगे इस कैलकुलेशन के लिए। अगर तुम्हें ऑडिट नहीं कराने के लिए तुम ऑप्ट कर रहे हो तो भाई, और इधर ही तुम्हारे पीछे पैसे आ रहे हैं और तुम बोल रहे हो ये पैसे तो भाई लास्ट ईयर के हैं या अभी एक्रू नहीं हुआ है, वो नहीं चलेगा। पैसा आया मतलब भाई काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। देन डिम्ड प्रॉफिट। अब डिम्ड प्रॉफिट क्या है, अंदर सेक्शन जैसे मैं आपको पहले बताया था, रिफंड ऑफ रिकवरी ऑफ डिडक्शन, कोई डिडक्शन पहले हुआ उसका रिकवरी हो गया तो भाई वो आपका डिम्ड इनकम मान लिया जाएगा। रिकवरी ऑफ बैड डेट अलाउड डिडक्शन, डिम्ड इनकम मान लिया जाएगा। सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट अगर बेच देते हैं तो डिम्ड इनकम मान लिया जाएगा, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च पहले गवर्नमेंट ने पूरा छूट दे दिया ना उसको 100%, अभी आप उसको बेच के पैसा कमा लोगे तो ही ना होगा। अच्छा, उसके लिए फिर बैलेंसिंग चार्ज इन केस ऑफ एसएससी इन पावर जनरेशन, पावर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में अगर आपका कोई इनकम हो, बैलेंसिंग चार्ज का अगर कोई बेनिफिट मिला है, क्रेडिट नोट आया है, तो वो भी उसका डिम्ड इनकम माना जाएगा। अब लास्ट हम इनकम पीबीजीपी में डिप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर सेक्शन 32 क्या बोलता है कि डिप्रिसिएशन का टाइप क्या होता है। नॉर्मल डिप्रिसिएशन फॉर ब्लॉक ऑफ एसेट ऑन डब्ल्यूडीवी बेसिस, रिटर्न ऑन वैल्यू बेसिस पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज ब्लॉक बनाते हैं और उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सेकंड, एडिशनल डिप्रिसिएशन फॉर एलिजिबल एसेट। नाउ डिप्रिसिएशन में एडिशनल डिप्रिसिएशन में मिलता है, तो एडिशनल आपको जानना पड़ेगा है क्या, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशनल डिप्रिसिएशन किसको कहते हैं? सो अगर न्यू प्लांट मशीनरी अगर आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर आप एडिशनल डिप्रिसिएशन भी चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे प्लांट एंड मशीनरी का जनरल रेट जो है 15% है, ठीक है। तो मगर अगर आप मान लीजिए कोई नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा कि आप एडिशनल और 20% डिप्रिसिएशन और आपको गवर्नमेंट देगा, ठीक है। आप मान लीजिए आपने नया बिजनेस शुरू किया, आप गवर्नमेंट को बोलेंगे देखिए सर मैं गवर्नमेंट बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट होगा, ये होगा जो भी है, तो भाई मेरे को यार हमको कुछ और एडिशनल डिप्रिसिएशन दे दीजिए, क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने अगर 1 करोड़ की मशीन खरीदी और हर साल मैं 15% 15 लाख रुपये डेबिट करूँ तो मैं कब तक दिखाऊंगा, मेरा तो खर्चा, फिर मेरा प्रॉफिट कमेगा ही नहीं और टैक्स मेरे को ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यार मेरे को दादा आप ऐसा करो कि मैं एक बार में ही पूरा 1 करोड़ दिखाता हूँ, गवर्नमेंट बोलेगा देखो यार एक बार में तो नहीं होगा,
तुम एक काम करो, जो प्लांट एंड मशीनरी तुमने 1 करोड़ का खरीदा है ना, उसका 15% तो रेट है डिप्रिसिएशन का, इतना तो तुम पीएल में 15 लाख दिखा ही सकते हो। इसके अलावा 20 लाख रुपए 20% और तुम दिखा लेना, ठीक है ना। मतलब 20% प्लस 15 टोटल 35%, मतलब 35 लाख को अपने पीएल में उस साल डेबिट कर पाएगा, राइट। बट बशर्ते कंडीशन क्या है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए जो तुमने खरीदा है, विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग होना चाहिए, नॉट एप्लीकेबल फॉर सेकंड हैंड ऑफिस अप्लायंसेस, कंप्यूटर ऑफिस, रोड ट्रांसपोर्ट। यस, कोई ऑफिस अप्लायंसेस के लिए नहीं होगा, ऑफिस के लिए कोई कंप्यूटर खरीदा उसके लिए आपको वो नहीं ट्रीट किया जाएगा, खाली प्लांट एंड मशीनरी के लिए। बट हाँ, अगर वो कंप्यूटर अगर फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है, बिकॉज फैक्ट्री में कुछ कुछ कंप्यूटर में जो ऑपरेशंस होते हैं, सेटिंग किया होता है, वो प्लांट एंड मशीनरी के तौर पे ट्रीट होता है, क्योंकि इतने हाई लेवल के कंप्यूटर्स होते हैं। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कंप्यूटर के थ्रू प्रोडक्शन पूरा प्लानिंग और शेड्यूलिंग होता है, तो इन डैट केस वो कंप्यूटर्स को भी प्लांट एंड मशीनरी में ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसलिए उसके ऊपर भी एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। नो प्लांट इज, और क्या कंडीशन है, प्लांट एंड मशीनरी शुड नॉट बी यूज फॉर रेजिडेंशियल ऑफिस और गेस्ट हाउस। लाजमी सी बात है, अगर हम प्लांट एंड मशीनरी घर के लिए खरीद रहे हैं, कुछ भी ऑफिस के लिए, रेजिडेंशियल या ऑफिस का गेस्ट हाउस के लिए, तो भी नहीं मिलेगा, खाली फैक्ट्री पर्पस के लिए होना चाहिए, और सो भी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन के लिए नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदना होना चाहिए, ठीक है। नो एडिशनल डिप्रिसिएशन अवेलेबल वेयर द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी नील, ठीक है। ये अंडर सेक्शन 35 अच्छा, अगर मान लीजिए हमने प्लांट एंड मशीनरी ऐसा हमने नया खरीदा साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जहाँ पे हम ऑलरेडी 100% या स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए जहाँ पे ऑलरेडी 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने पीएल में डेबिट कर दिया है, तो फिर से वापस थोड़ा ना डेबिट करेंगे, इसलिए उस केस में नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ एडिशनल डिप्रिसिएशन रेट इफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी इज यूज्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डेज। और जो एडिशनल डिप्रिसिएशन जो मिलेगा वो तभी मिलेगा जब वो प्लांट एंड मशीनरी हमारा उस फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 180 डेज के लिए ऊपर यूज हुआ है, ठीक है। और रेट क्या रहेगा, 35% भी, 20 तो उसके लिए होगा, 35% मिलता है पहले 4 स्टेट के लिए। अगर हमने वो प्लांट एंड मशीनरी बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और आंध्र, जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, ये काफ़ी गरीब राज्य है, यहाँ पे नौकरियों की काफ़ी ज़रूरत है। ऐसे जगह पे कोई बंदा अगर बिजनेस करने आता है और नया इंटरप्राइज सेट करता है और प्लांट एंड मशीनरी बिठाता है, तो गवर्नमेंट उसको हेल्प करने के लिए बोलता है, ठीक है भाई, तुम 35% अपना डेबिट में दिखा दो इस साल खर्चे के तौर पे, और 15 तो वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मतलब 15 और 35, 1 करोड़ में से 50 लाख रुपए वो बेचारा उस साल बिजनेसमैन जो है वो डेबिट में दिखा सकता है। खाली बंगाल, बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो गरीब स्टेट्स हैं, थोड़े से गरीब तो था नहीं, बट अभी तो थोड़ा हालत ख़राब ही है बंगाल का। अच्छा, उसके बाद जैसे 20% ऑफ रेस्ट स्टेट्स, जितने स्टेट्स इन चारों को छोड़ के जो भी हैं, उन सब स्टेट्स के ऊपर में मगर आपको 20% एडिशनल डिप्रिसिएशन मिली। ये जो रेट बोल रहा हूँ ये एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, नॉर्मल रेट पे भी मैं आऊँगा, अभी आया नहीं हूँ। अच्छा, और ये इफ़ यूज्ड इज़ लेस देन 180 डेज, अगर लेस देन 180 डेज है तो भी एडिशनल मिलेगा। कितना मिलेगा, इसका आधा आधा हो जाएगा। अदर स्टेट्स में 10% मिलेगा और चारों स्टेट में 35 ना मिल के 17.5 मिलेगा। ये 35 जो है ना, ये 35 का एक फंडा है, अभी मैं आऊँगा। ये 35 इतनी इजीली मिलता नहीं है। ये 35 मिलने का क्या लॉजिक है, अभी आजकल बंद हो गया मिलना, तभी मिलेगा ये 35%। जब फॉर क्लेमिंग एडिशनल डिप्रिसिएशन 35% इन 4 स्टेट्स, एक तो 4 ही स्टेट में मिलता हो, कहीं मिलता नहीं है, और इस 4 स्टेट में भी कम मिलेगा। व्हेन इट शुड बी नोटेड दैट मशीन पुट इन यूज, जब मशीन पुट इन यूज होगा इस डेट से इस डेट के बीच में, अगर 1/4/2015 से 1/4/2020, ये बस 5 साल के लिए स्कीम था, अगर उस टाइम पे मशीन पुट टू यूज हुआ होगा तभी जाकर 35% फॉर वन टाइम ओनली ही कैन क्लेम। अच्छा, नो एडिशनल डिप्रिसिएशन ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। शिप्स और एयरक्राफ्ट हालांकि प्लांट एंड मशीनरी में ही आता है, ठीक है। आप देखेंगे शिप्स प्लांट एंड मशीनरी के ब्लॉक में ही है, जहाँ 30% का नॉर्मल डिप्रिसिएशन है, एयरप्लेन में 40% है। बट अगर प्लांट एंड मशीनरी आप शिप्स एंड एयरक्राफ्ट खरीदते हैं उसके लिए कोई एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बिकॉज जो शिप्स और एयरक्राफ्ट का बिजनेस कर रहा है भाई साहब, गवर्नमेंट उसको मान के चल रहा है कि वो लोग ऑलरेडी बहुत बड़े लोग हैं, तो उनको और फर्दर एडिशनल देने के लिए ज़रूरत नहीं है। नाउ if business involved in transmission, generation, distribution of power, additional depreciation in 4 state as well as other state 20%। अगर कोई बिजनेस हम कर रहे हैं ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का, तो ये आप बंगाल, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या इंडिया के कोई भी स्टेट में कीजिए, आपको 20% एडिशनली मिलेगा। ऑल्दो इट इज़ इन प्लांट एंड मशीनरी, फिर भी वहाँ 35 का क्लॉज जा ही नहीं सकता, अगर एसेट 1/4/15 से 1/4/20 में ही क्यों ना खरीदा हो, ठीक है। नाउ फॉर क्लेमिंग एडिशनल डिप्रिसिएशन है 35 इन 4, ये तो मैंने बोल दिया। अच्छा, ये वंस इन ए लाइफ टाइम, लाइफ टाइम में एक ही बार आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, राइट। नाउ
सी नो ए पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल डिप्रिसिएशन, बी में पढ़ा एडिशनल डिप्रिसिएशन, सी में हम क्या पढ़ेंगे, एसेट वाइज डिप्रिसिएशन फॉर अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, नाउ कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डिप्रिसिएशन, कंडीशंस क्या है डिप्रिसिएशन क्लेम करने के, एसेट मस्ट बी ओन्ड बाय एसएससी होली और पार्टली, पूरा ओन करना चाहिए, एसेट मस्ट बी यूज फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में यूज होना चाहिए, एसेट मस्ट बी यूज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर में यूज होना चाहिए। नाउ सेक्शन 2 और 11, 2 सबसेक्शन 11 ब्लॉक ऑफ एसेट एंड इट्स रेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रेट है क्या, देखिए बिल्डिंग अदर देन होटल, बिल्डिंग में क्या है, बहुत सारे पार्ट है, 3 पार्ट है, रेसिडेंशियल अदर देन होटल का बिल्डिंग अगर है तो डिप्रिसिएशन का रेट कितना है, 5% है। नॉन रेसिडेंशियल इंक्लूडिंग होटल, होटल में कितना 5% है। नाउ टेम्पोररी इरेक्शन एंड बिल्डिंग फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट एंड यूज्ड इन बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग इंफ्रा फैसिलिटीज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दुर्गापुर एयरपोर्ट जो अभी बन रहा है, तो मान लीजिए उसमें आपने टेम्पोररी इरेक्शन किया, ठीक है, टेम्पोररी बिल्डिंग बनाया। फॉर एग्जांपल आपने जितने दिन प्रोजेक्ट चलेगा 10 साल 20 साल, तो वहाँ तो पानी की जरूरत है, तो मान लीजिए आपने पानी का टैंक बनाया, तो वैसा कोई अगर इंफ्रा फैसिलिटी आप बनाते हैं तो उस केस में गवर्नमेंट आपको ज़्यादा डिप्रिसिएशन लगा, मतलब ये इनकम टैक्स रूल के हिसाब से 40% डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, राइट। नाउ फर्नीचर एंड फिटिंग्स इंक्लूडिंग के उस पे ऊपर कितना है, 10% है फर्नीचर और फिटिंग्स के ऊपर, ठीक है। नाउ प्लांट एंड मशीनरी के बहुत सारे भाग हैं, मोटर व्हीकल अदर देन यूज्ड इन बिजनेस उसके ऊपर 15%, प्लांट एंड मशीनरी जनरल 15%, शिप्स के ऊपर 20%, मोटर व्हीकल यूज्ड इन हायरिंग बिजनेस 30%। अब यहाँ मोटर व्हीकल का 15, यहाँ 30। अब कॉमन सेंस की बात है कि भाई हायरिंग के बिजनेस में गाड़ियों को बहुत धुना जाता है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, तो उस केस में इसलिए डिप्रिसिएशन का रेट जो है ज़्यादा है, ठीक है। एरोप्लेन्स 40%, क्योंकि बहुत कॉस्टली आइटम है जो भी है, और कम पार्ट भी बहुत कॉस्टली आते हैं। कंप्यूटर्स और इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर में 40% डिप्रिसिएशन चल रहा है अभी, बुक्स के ऊपर भी, पीरियोडिकल्स के ऊपर भी 40%। नाउ खत्म हो ही गया बस, अब लास्ट ये बचा है हमारा इंटेंजिबल एसेट। नाउ नो हाउ पेटेंट, कॉपीराइट, बुकमार्क, लाइसेंसी, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट के ऊपर कितना % डिप्रिसिएशन है, इंटेंजिबल एसेट के ऊपर 25%, राइट। तो ये रेट्स कवर हो गए, ठीक है ना। बिल्डिंग का रेट था ये, फिर फर्नीचर का रेट था, प्लांट एंड मशीनरी, और आपका इंटेंजिबल एसेट का ये रेट था। नाउ सेक्शन 43 एंड सेक्शन 6 में WDV फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन, कैसे डिप्रिसिएशन चार्ज करता है। सबसे फर्स्ट में ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू लिखेंगे, उसके ऊपर में हम एसेट पुट टू यूज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉलोइंग विद इन द ब्लॉक लिखेंगे। ना उससे लेस क्या करेंगे, कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम सेलिंग, कितना करेंगे, सेल हो गया या जितने में आपका डिस्कार्ड हो गया, डेमोलिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, वो अमाउंट हम स्क्रैप वैल्यू बोल सकते माइनस करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस स्क्रैप वैल्यू इक्वल टू क्लोजिंग WDV बिफोर डिप्रिसिएशन, और इस क्लोजिंग WDV पे ही क्या होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज होगा एट प्रेस्क्राइब रेट। कौन सा रेट, जो रेट मैंने बताया, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर परचेजिंग एसेट प्लांट एंड मशीनरी। अब ये जो भी डिप्रिसिएशन के लिए जो भी हम प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा कंडीशन है, वो पेमेंट 10,000 से ज़्यादा अगर है एक दिन में, एक ट्रांजेक्शन में, तो वो अकाउंट पे चेक, DD या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज से ही होना चाहिए, ECS होना चाहिए। ECS का मतलब क्या है, बार बार बोल रहा हूँ, NEFT, RTGS, IMPS, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। नाउ इफ इंटरेस्ट पेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑन अमाउंट बोरोड फॉर एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी फॉर्म्स द पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने कोई जो मैं पहले ही बताया था, कोई मान लीजिए हमने मशीन खरीदा और मशीन को हमने पुट टू यूज़ किया, तो पुट टू यूज़ और ख़रीदने के पहले तक का सारा खर्चा कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। कैपिटलाइज एंड ऐड इन द वैल्यू ऑफ एसेट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद का जो भी खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर PL में आएगा, ठीक है, और इस पर कैपिटलाइज करेंगे, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। नाउ डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ हाफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कब लगेगा, व्हेन द एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, बट पुट टू यूज तो किया बट फॉर लेस देन 180 days, तब डिप्रिसिएशन का रेट आधा हो जाएगा। और नाउ नो डिप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इफ ऑल द एसेट्स ऑफ द ब्लॉक आर ट्रांसफर्ड असूड। अगर मान लीजिए आपके एक ब्लॉक में 4 एसेट्स हैं, ठीक है, और एक आपने खरीदा, 5 एसेट्स हो गए, आप पाँचों आपने सेल कर दिया, तो भाई कोई डिप्रिसिएशन होगा ही नहीं, ठीक है। नाउ इफ देयर इज नो वैल्यू रिमेनिंग, कहने का मतलब है कि कोई ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक में सपोज एक ये देखो एक ब्लॉक है, सपोज प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक, इसमें ये होते हैं, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए 3 हैं और आपने एक एरोप्लेन खरीदा, ठीक है। तो ये जो 4 हैं, आप इसमें क्या हुआ, एंड में हम क्या देखेंगे साल के एंड में, कि उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में अगर आपका कोई इफ देयर इज नो वैल्यू रिमेनिंग इन द ब्लॉक, या तो उसमें कोई वैल्यू नहीं बचा, मतलब आपने पाँचों बेच दिया, पाँचों में से या तो तीनों बेच दिया, पर तीनों इतने रेट में बेचा कि भाई पाँचों का कॉस्ट कवर हो जा रहा है। सपोज 5 एसेट मिला के था, दाम आपका 20 लाख, आपने बेच दिया उसको, 3 ही एसेट बेचा बट बेच दिया 40 लाख में, तो भाई
आपका तो कुछ बैलेंस बचा ही नहीं है ना, उल्टा आपका और कमाई ज़्यादा हो गया, तो जो एक्स्ट्रा कमाई वो तो कैपिटल गेन में जाएगा ही जाएगा, बट आपको उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। या तो और इफ़ देयर इज़ नो एसेट रिमेनिंग इन द ब्लॉक, सपोज मान लीजिए आपका 5 एसेट है 20 लाख का और आपने पाँचों बेच दिया 10 ही लाख रुपये में, लॉस में बेचा, तो आपका एसेट तो कुछ रहा ही नहीं, तो जब एसेट ही नहीं रहेगा ना तो उस केस में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट पीजीबीपी। इसमें हमने आपको रिवाइज कर देते हैं, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स जो क्या क्या कवर किए नोट्स में आपको मिल जाएगा कि भाई सेक्शन 28 बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन 29, सेक्शन 30, ठीक है जी, मतलब सेक्शन 30 से हमने देखा कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड कर सकते हैं डेबिट में, सेक्शन 31, 36 सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है ना। सेक्शन 37 हाँ ठीक है, कोई जनरल डिडक्शन, सेक्शन 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस, 35 साइंटिफिक रिसर्च, 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। देन फिर हमने पढ़ा एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, कौन कौन सा अलाउड नहीं है वो भी हमने देखा, ठीक है। पेमेंट मेड टू रिलेटिव्स, फिर 10,000 से ज़्यादा अगर कोई कैश एक दिन में एक ट्रांजेक्शन में देते हैं वो, देन डिडक्शन अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में अगर पेमेंट करते हैं 40A7 के अंदर, 43B में अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं सर्टन ठीक है गवर्नमेंट को, तो वो कितना हद तक अलाउ है। प्रेजेंटिव स्कीम हमने पढ़ा। 44AB मतलब कब बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करना जरूरी है, कब खाली बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिटेड अकाउंट बहुत डिफरेंस है। बुक्स ऑफ अकाउंट 44A एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट 44AB कब ज़रूरत है, ठीक है ना, इसके एक्सेप्शंस क्या है। देन हमने लास्ट डिप्रिसिएशन पढ़ा 132 और अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में हमने टोटल पढ़ा कि कितने रेट्स हैं ब्लॉक के, और 43(6) में हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन का प्रोडक्ट चार्ट देखा। तो ये सारा A to Z है पीजीबीपी का। अगर आप इतना ही कवर करके जाते हैं तो बाई गॉड ग्रेस मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि आपका 30 to 35 नंबर्स आप इजीली अटेम्प्ट करेंगे। और कंसेप्ट पे काम कीजिए, क्योंकि जिस तरह का CMA के पेपर आ रहे हैं, मैं भी खुद एक CMA का मैं भी फाइनल दे रहा हूँ, तो मेरे को भी खुद बहुत फाइनल के ग्रुप में मैं हूँ, बहुत इशू आ रहा है। फिनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर काफ़ी टफ गया, उसके बाद लॉ भी काफ़ी टफ था, आज कॉस्टिंग का था वो थोड़ा सा स्ट्रेटजी कॉस्टिंग थोड़ा सा सही गया। सो इसलिए कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, इसलिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट वाले कंसेप्ट बताया, ठीक है। मेरे को पता है कि अगर मैं डायरेक्ट ऐसा कुछ बताऊंगा जो कि कंसेप्ट के बाहर है तो उसको आपका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आजकल जो देख रहा हूँ किताब से तो क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे। सो डेट इज़ वाई इट इज़ मोर नीड ऑफ द आवर की टू फोकस ऑन द आवर कंसेप्ट। और ये सारा PDF जो है नोट्स का मैंने डिस्क्रिप्शन, मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डाल दिया है। और अगर मेरा ये जो एफ़र्ट है, जस्ट एग्ज़ाम आज ही है तो आज के कल मतलब एग्ज़ाम है तो कल के पहले अगर आपको कुछ भी बेनिफिट हो, अगर भाई की छोटी सी एफ़र्ट है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, और लाइक कमेंट कीजिएगा सर, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।